तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोग स्टार्ट नेक्स्ट इन नोवेल गेम एपिसोड नंबर 22 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग आ चुका होता है अपने परिवार वालों से बातचीत करने के लिए, जहाँ पे वो जीजन से बहुत सारी बातें करता है जो कि लव मैटर से वो सब कोई काम की नहीं है। जहाँ पे दिखाया जाता है जैसे ही वो आते हैं, जितने भी बंदे होते पूरे के पूरे यूनिवर्स के, वो सभी लू फेंग को अपना फर्स्ट एंचेस्टर मान रहे होते और सब लोग उसको बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया करते थे। वो सभी लू फेंग के यूनिवर्स के अंदर ही रहा किया करते हैं और वो सब जानते थे कि आज वो जिस मुकाम पे हैं वो लू फेंग के ही हिसाब से हैं। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपने टीचर के बारे में पूछ रहा होता है। ऐसे पता चलता है कि उसके टीचर जो कि माउंटेन सिटिंग गेस्ट होते हैं, वो अभी वॉइड ट्रू गॉड में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और जब वो ब्रेक थ्रू करेंगे तो उन्हें भी अपने आप को री इनकारनेशन साइकिल में डालना होगा, उससे पास करना होगा, तब वो फाइनली ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आ सकते हैं। और अब फिर हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे और भी पावरफुल लोग आते जा रहे होते हैं। और रीइंकार्नेशन एक ओरिजिनल डिवाइन पावर है। और लॉर्ड ऑफ केओस सिटी जो कि प्राइमर केओस टीचर होते हैं, उनकी बात हो रही होती है। वो उन सब से बात कर रहे होते हैं। लू फेंग यहाँ से फिर से बिग ब्रदर और सेकेंड ब्रदर से बात करता है जो कोई और नहीं, होंग और थंडर गॉड होते हैं। उन सब में रिलेशन बहुत ही अच्छा था क्योंकि अर्थ पे वो सभी एक साथ ही पले भरे थे। उन्होंने कई सारी मुश्किलों का सामना किया होता है और अपने फैमिली से बढ़कर लू फेंग के लिए कुछ नहीं होता है। और अब फिर लू फेंग अपने टीचर्स सब के बारे में बात करता है, समझ लो। तो ऐसे इन सब में और भी कई सारे बातें होने लगती हैं जहाँ पे थोड़ी सी बकवास होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा बकवास होती है। और अब फिर दिखाया जाता है लू फेंग अपने टीचर से मिलने गया होता है जो कोई और नहीं, माउंटेन सिटिंग गेस्ट होते हैं, जिसे कि हर्मिट के नाम से भी दर्शाया गया है। और वो कहते हैं कि मैं भी प्राइमेटिव यूनिवर्स में हूँ और मुझे अभी समय लगेगा ताकि मैं फिर से अपने होम टाउन में जा सकूँ। तो लू फेंग हर्मिट की तरफ देखकर कहते हैं कि आपको रीइंकार्नेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है? तो हर्मिट कहते हैं अभी के मुर्तबा। तो लू फेंग कहता है कि हाँ, जब आप कर लोगे तो हम लोग फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। अब देखो, आपने जियो सांके की पास्ट हिस्ट्री के बारे में जाना ही है कि कैसे उनका भी किंगडम डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो वीक पड़ गए थे, जिसके कारण उन्हें यहाँ पे आना पड़ा था। वो भी ओरिजिन कंट्री में ही पहले रहा करते थे, लेकिन उनको पहले ब्रेक थ्रू कराना होगा और वो अभी लू फेंग की मदद करें ताकि लू फेंग इतना पावरफुल बन जाए ताकि वो आगे चल के वो कंट्री की मदद करके अपने बदले को ले सके। और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपने टीचर लॉर्ड ऑफ केओस सिटी से मिलने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर भी कई सारे बातें होती हैं जो कि नॉर्मल टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है। कई सारे कल्टीवेशन चीज़ों के बारे में होती है जहाँ पे लू फेंग काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें बताता होता है और ये भी बताता है कि उनके टीचर वो भी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। लेकिन इसके हिसाब से ब्रेक थ्रू जो होगा वो भी फिर रीइंकार्नेशन साइकिल में होगा, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के बाद हमें 1 साल के अंदर रीइंकार्नेशन साइकिल से गुजरना पड़ता ही और करना ही होता है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लू फेंग के केव का ओपन दरवाज़ा दिखाया जाता है। लू फेंग अपने फैमिली और बाकी सबसे बात करके बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है मोरोसा कहता है मास्टर, और मोयू किंगयान भी वहाँ पे आ जाता है। तो लू फेंग बोलता है कि क्या हुआ, जहाँ पे दिखाया जाता है मोरोसा को जो कहते हैं कि यहाँ पे और भी सारा बंदे आए हुए थे लेकिन अभी लू फेंग का मूड थोड़ा अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे मोरोसा कहता है कि मास्टर क्या हुआ, आप इतने उदास लग रहे हो? तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मेरे मास्टर ने रीइंकार्नेट किया था ताकि मैं उनका रिवेंज ले सकूँ, लेकिन अभी के फिलहाल मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उन सब से बदला ले सकूँ, मुझे और भी पावरफुल होना चाहिए। तो मोरोसा लू फेंग को तब देख कर कहता है कि क्या अपना खुश है? तो लू फेंग कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि और भी बड़े एनिमीज आने वाले हैं। तो मोरोसा कहते हैं मास्टर, ग्रेट एनिमीज आने वाले हैं? आखिर वो कितने हैं, कौन है, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? तो लू फेंग ये बात सुनकर थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन वो कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगा, अभी के फ़िलहाल तो मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। तो मोरोसा कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन समय आने पे मैं आपके पीछे नहीं हटने वाला। तो लू फेंग कहता है चिंता मत कीजिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मोरोसा को जहाँ पे वो कहता है मोलिंगमैन से उन्हें एक मैसेज आया है कि यहाँ पे वो आपको विजिट करना चाहते हैं। तो लू फेंग सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या किंगयान मुझसे मिलना चाहते हैं? तो यहाँ पे वो कहता है हाँ, वो मोइंग क्यूआन के फादर हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो लू फेंग कहता है ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद वो अरेंज कर देते हैं
और अब फिर दिखाया जाता है कि डोरोंग की भी वहाँ पे आ जाती है और वो लू फेंग के सामने झुक कर कहती है कि आपने मेरे फादर के हत्यारे को मारने में मेरी मदद की। तो लू फेंग कहता है कि पहले बैठ जाइए। जिसके बाद हमें मो लिंगमेंग को दिखाया जाता है जो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम मो लिंगमेंग है और मैं यहाँ के ह्यूआंग सिटी का डिप्टी सिटी लॉर्ड हूँ। और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि ब्लड लू है ब्लड फाइटन प्रेसिडेंट को मार चुके हैं और मैं इसलिए आपको एडमायर करता हूँ और इसलिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अब देखा जाए तो कई सारे बंदे, इससे भी पावरफुल बंदे, इससे भी ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस लू फेंग से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे डोरोंकी की वजह से लू फेंग इनसे मिल रहा था। तो लू फेंग कहता है कि ये तो बस एक छोटा मोटा मैटर है। तो मो लिंग भी कहता है कि ये छोटा मोटा आपके लिए हो सकता है लेकिन सिटी लॉर्ड बेंसन के लिए कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके से डार्क फोर्सेस को लाकर किसी को भी मारा जा सकता है, यहाँ पे आपको संभल कर रहना पड़ेगा। तो लू फेंग भी कहता है कि हाँ ऐसा तो मैं भी समझता हूँ। जिसके बाद उनमें और भी बातें होने लगती है जहाँ पे वो उसे समझाता है कि आपको सिटी लॉर्ड मेंशन से बच के रहना चाहिए, आप इस लिमिट तक मत जाना कि यहाँ पे सारे फोर्सेस आपके खिलाफ हो जाएं। यहाँ पे और भी ऐसे बातें होने लगती हैं जहाँ पे उनमें थोड़ी मोड़ी कंट्री और बाकी सब की बात होती है। जिसके बाद वो कहता है कि ब्रदर लू है चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, अगर क्या सिटी लॉर्ड मेंशन आपको बाउंटी ऑफर करेंगे, क्या आप फूड नेशन के ब्लड क्लाउड के लीडर को मार सकते हैं? तो लू फेंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि फूड नेशन के ब्लड क्लाउड के लीडर का सामना हमारे सिटी लॉर्ड के मेंशन से बहुत बार हो चुकी है, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड मेंशन अपने पूरे आर्मी फॉर्मेशन से भी उस पर अटैक करे तो फिर भी उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो इधर अटैक करता है हमारे सिटी के ऊपर तो हमारे जियोग्राफिकल एरिया की वजह से हम उन्हें रोकने में कामयाब हो जाते। तो मो लिंग में कहता है कि हाँ सच में है, वो तो सच में पावरफुल है। तो लू फेंग कहता है कि अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ तो इसके लिए बहुत ही बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा। तो इसको सुनकर मो लिंग शॉक हो जाता है। लू फेंग उससे कहता है कि बताओ तुम कितना रखना चाहते हो? तो मो लिंग कहता है कि आप बोलिए आप कितना? तो लू फेंग कहता है कि देखा जाए जो पब्लिकली जो कि आपने बाउंटी को अनाउंस किया है उसके अलावा मुझे 5 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स की ज़रूरत होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं सक्सेस की तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ लेकिन मैं फेल हुआ तो मैं यहाँ बाउंटी नहीं मांगूंगा। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है कि आप तो टोटल 6 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स मांग रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पे इतने पैसे होते तो हम लोग यहाँ बाउंटी पे ही इतना क्यों न लगा देते। तो लू फेंग कहता है तो बताओ आप कितना ऑफर करना चाहते हो? तो मो लिंग में कहता है कि यहाँ पे उसको मारने के लिए हम आपको 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स दे सकते हैं और साथ ही में एडिशनल 1 मिलियन मतलब टोटल में 2 मिलियन कॉस्मिक सैंड दे सकते हैं। तो लू फेंग कहता है ये तो बहुत ही कम है। तो मो लिंग में कहता है कि ब्रदर लू है मैं जानता हूँ कि आप इंटरेस्टेड हैं लेकिन यहाँ पे 5 मिलियन तक बढ़ा पाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो लू फेंग कहता है कि देखा जाए तो अभी उसके पास एबिलिटी है लेकिन वो इतने कम पैसे में तो नहीं करना चाहता है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मुझे डील करना है तो मुझे अभी ब्लड क्लाउड से डील करना है, क्या आप उसके बारे में लोकेशन के बारे में बता सकते हैं? तो वो कहता है कि अभी तो मैं उसके लोकेशन के बारे में अच्छे से नहीं जानता हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से छिपा हुआ है, लेकिन मैं ये उसे खोजने की ज़रूर कोशिश करूँगा और जब मुझे उसके बारे में पता चले तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वैसे उनमें और सारी बातें होने लगती हैं और यहाँ पे लू फेंग को वो ये भी बताता है कि कैसे आपके बारे में न्यूज़ चली हुई है कि कैसे आपके पास 1.5 मिलियन का एक ट्रेजर है और आपके पास एक विंग्स मौजूद है जो कि 5 मिलियन से है। तो लू फेंग कहता है ऑब्वियसली। तो ये सुनकर मेन लिंग भी हैरान हो जाता है कि लू फेंग के पास इतनी टेरिफाइंग चीज़ें हैं लेकिन फिर भी वो उसे छिपा नहीं रहा है, वो ये एडमिट कर रहा कि उसके पास है। और यहाँ पे वो समझ जाता है कि लू फेंग कोई ऐरा गहरा नहीं है, लू फेंग के पास इतनी पावर है कि वो इन सब चीज़ों को स्टेट में संभाल सकता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर स्टेट ऑफ यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक एंशिएंट माउंटेन रेंज को दिखाया जाता है और वहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रिएचर बैठे हुए होते और सडनली दिखाया जाता है कि उन सब की बॉडीज धूल में मिट जाती है, मानो कोई आया और एक ही झटके में उन सारे क्रिएचर्स उन सारे ट्रू गॉड्स को ख़त्म कर दिया। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ग्रे रॉफ फिगर आ चुका होता है जिसकी चेहरे अपने कपड़ों से छिपी हुई होती है और यहाँ पे ये बंदा बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा होता है और वो कहता है कि ये 10,000 ऑफ क्रिएचर ये तो बहुत ही कमज़ोर थे, मैं ब्लड लाइन तो इनके माइंड्स और कॉन्शियसनेस को बड़ी आसानी से डिवॉल्व करके कि इनको रिएक्ट करने
का समय भी नहीं मिला। ये ट्रू गॉड्स तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस भी आ जाए तो उनको मैं आसानी से मार सकता हूँ। और वो कहता है कि मुझे अभी भी प्रीशियस रिसोर्सेज चाहिए ताकि मैं एब्जॉर्ब करके अपने आप को केओस लेवल तक ले जा सकूँ, लेकिन अभी इसको करना बहुत ही मुश्किल है। और हमें दिखाया जाता है ग्रे रॉब बंदे को जो कि अपने हाथों को फ्लिप करता है, उसके पास कम्युनिकेशन ऑर्डर आता है। वहाँ पे उसे एक बाउंटी हंटर दिखता है जहाँ पे उसकी नज़र एक इटर्नल ट्रू गॉड्स पे होती है, मतलब कि वो अभी इटर्नल ट्रू गॉड्स का हंटिंग करता है क्योंकि उनके पास ही ज़्यादा पैसे मौजूद होते हैं। और जब वो अपने हाथों को फ्लिप करके उन सारे चीज़ों को लिस्ट को देख रहा होता है तो उसकी नज़र लू फेंग पर भी पड़ती है। और अभी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, इसके चलकर आगे लू फेंग से फाइट भी होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये लू फेंग से ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब अभी के फिलहाल से लू फेंग से ये दोगुना स्ट्रांग मान सकते हो। अभी के फिलहाल आगे चल के लू फेंग भी स्ट्रांग हो जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे लू फेंग ने डार्क लीडर को मार दिया, फाइटन प्रेसिडेंट को। उसके पास 2 मैकेनिकल की वजह से, वो भी 6.5 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स, जिसको जानकर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इतने सारे पैसे एक नॉर्मल इटर्नल गॉड के पास में कैसे रखने दे सकता हूँ। ये भगवान का ही कृपा है कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया है। और वो कहता चलो इसको मैं मारता हूँ। और मैं पता चलता है कि वो असल में एक असासिन होता है जो कि लोगों को मारा करता था जिन पे बाउंटी लगा हुआ है या फिर उनको जिनको मारने में उसे इंटरेस्ट होता है। और वो कहता है चलो मुझे हुआंग सिटी में जाना होगा ताकि मैं वहाँ पे एक स्नीक अटैक प्लान बना के उसे मार सकूँ। और फिर वो निकल पाता है हुआंग सिटी की ओर में और दिखाया जाता है कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है रास्ते में आने वाले जितने भी बंदे होते हैं वो सब डिसइंटीग्रेट होते जा रहे होते हैं, उनकी पावर इतनी टेरिफाइंग होती है। और दिखाया जाता है कि वो उस तरफ आ जाता है, हमें सीन चेंज कर हुआंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग टियानान से कांटेक्ट करता है और कहता है ब्रदर इंट्रॉपी, आपके पास टाइम है तो क्या मैं आपको फायर वेलम रेस्टोरेंट में ट्रीट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे टियानान कहता है कि जब आप ऐसा कह रहे हो तो मैं अपने ब्रदर लूहे की बात जरूर मानूंगा। तो लू फेंग कहता है ठीक है, हम लोग फायर वेलम रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने पार्टीज अपनी तरफ निकल जाते हैं फायर रेस्टोरेंट में। और ये देखकर मोरोसा अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, वो टियानान तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी ट्रू गॉड है, आखिरकार आप इसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो। अब देखा जाए तो सच में वो टियानान बहुत ही कमजोर था लू फेंग के हिसाब से। वो चाहे तो एक ही झटके में उसको मार सकता था उसके ट्रू गॉड्स के हार्ट को निकाल कर, लेकिन लू फेंग के लिए एक अलग रीजन होता है जहाँ पे लू फेंग कहता है कि यहाँ पे दोस्त स्ट्रेन के मुताबिक नहीं बनाई जाती है। तो मोरोसा को अभी कुछ समझ नहीं आता, जिसको देखकर लू फेंग उससे कहता है कि ब्रदर इन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जब भी मुझे उससे काम होता है तो वो मेरी मदद करता है। उससे मैं कभी कभी वेपन रिफाइनिंग टेक्निक्स को भी सीख लेता हूँ जिससे कि मैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीख जाता हूँ। तो मोरोसा उसे कहता है कि फिर तो मास्टर के लिए ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और ये अच्छा भी है। जिसके बाद दिखाया जाता है लू फेंग को जो किंग यान से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर यहाँ पे सिटी लॉर्ड मैंसन को ज्वाइन कर लिए। तो मो किंग यान कहता है कि हाँ, ये सब आपके ही वजह से हुआ है। जहाँ पे मो किंग यान उसे सारी चीज़ें बताता है कि कैसे कैसे क्या हुआ और वो अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताता है, मतलब कि लू फेंग के पहुँच के कारण उसकी फैमिली अभी बहुत ही राइज करने लगी है। उसके बिग ब्रदर, उसके लास्ट ब्रदर को भी कल्टीवेशन में मदद मिलने लगी है। उसका बिग ब्रदर एक इटर्नल ट्रू गॉड के अंदर डिस्पल बन चुका है और ऐसे ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसके साथ हुई होती है। तो ये जानकर लू फेंग भी स्माइल होता है कि ये अच्छी बात है। और देखा जाए तो लू फेंग के ही कारण हुआ होता है क्योंकि लू फेंग की चर्चा भी पूरे के पूरे ह्युआंग सिटी में चल रही होती है और सब लोग जान चुके थे कि लू फेंग बहुत ही पावरफुल है और इसके साथ रहने में ही भलाई है, उससे बदला उस पर अटैक करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब इसके बाद लू फेंग उससे कहता है कि तुम ज़्यादा इंतजार मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अपने 10 बेसिक लॉ को कम्प्रीहेंड करो ताकि मैं तुम्हें रिसोर्सेज और कल्टीवेशन सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो कहता है क्यों नहीं। और हमें बताया जाता है कि वो अपने 90% टाइम को अपने उसी कम्प्रीहेंडिंग ऑफ लॉज में लगा देता है, यहाँ तक कि वो मोरोसा से भी लॉर्ड लुओसा से भी थोड़ी सी जानकारी लेता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला और आगे क्या क्या बवाल मचने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।